अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने मैं जो यूट्यूब का ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है लैंड, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ये यूट्यूब का आपका टॉपिक है। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं ये टॉपिक बोर्ड पे आपको दिखाऊंगा तो आप अपनी बुक्स जो है इनको ओपन रखिएगा अपने सामने, ताकि आपको जो है ये टॉपिक अच्छी तरफ से अंडरस्टैंड हो जाएगा। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम कहेंगे जो ये लैंड है, ये लैंड क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारी जो अर्थ है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो है वो टोटल एरिया उसका तकरीबन 71% यहाँ पर दिखाया हुआ है। 71% एरिया जो इसका है उस पर वाटर है, यानी कि वाटर है। और जो बाकी 29% जो है उस पर वाटर नहीं है। तो जो ये हिस्सा है जिस पर वाटर नहीं है इसी को हम लैंड कहते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज लैंड, तो आप कहेंगे कि द एरिया ऑफ द अर्थ विच इज नॉट कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड लैंड। द एरिया ऑफ द अर्थ which is not covered by water is called land। तो जहाँ तक लैंड जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। हमारी ज़िंदगी जो है इसका दारोमदार लैंड पे है, लेकिन ये बहुत ही कम है। देखिए इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो ओवरऑल अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है आपको कि टोटल सरफेस एरिया जो है इसमें 71% वाटर है और जो रिमेनिंग 29% है वो लैंड है। लेकिन अगर आप इस लैंड को थोड़ा बहुत और देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो इस लैंड को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें माउंटेन जो है वो 27% है, देखिए 27% है। जो प्लेन है ये 55% है और जो प्लेटू है ये 18% है। तो आप देखेंगे जो माउंटेन और प्लेटू, तो ये देखेंगे ये दोनों जो है ये लैंड हैबिटेबिलिटी, देखिए जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट बनाना है, रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने, इनके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो इसका बहुत ही कम ही हिस्सा जो है 55% इसका व्यू है वो हैबिटेबल है, जो प्लेन है। लेकिन इस प्लेन जो है ये पूरा का पूरा जो है ये सेटलमेंट के लिए या ह्यूमन जितने भी एक्टिविटीज के लिए सब मुहैया हमें नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें डेजर्ट्स भी आते हैं, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो, जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। और उस वजह से वहाँ भी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम होती है, स्पार्स होती है। तो आपको ये भी बताते चलूँ कि जो पूरा जो हमारी लैंड एरिया जो है, हमारी जो पूरा जो अर्थ है, अगर हम उसको परसेंटेज के हिसाब से बताएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारी अर्थ है उसका जो 30% जो है इस पर पूरी दुनिया की 70% पॉपुलेशन है। देखिए पूरी दुनिया के जो 70% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% जो लैंड है उस पर है। और जो बाकी 70% लैंड है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्योंकि या तो माउंटेन है, प्लेटू है, या फॉरेस्ट है, या डेजर्ट है। तो शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि जो लैंड है ये बहुत ही एक वैल्यूएबल रिसोर्स है और हमें इसकी बहुत ही कदर करनी चाहिए। तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लैंड यूज।
तो लैंड यूज होता है, ये होता है प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। जो ये प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लैंड है इसके वो टाइप्स मैंने आपको बताया, माउंटेन है, फॉरेस्ट्स हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, प्लेन एरियाज हैं, प्लेटू है। तो कौन सा लैंड किस काबिल है, अगर हम साइंटिफिकली जो लैंड जिस काबिल है उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लैंड यूज कहते हैं, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो लैंड यूज है ये वेरिएबल है, यानी कि किसी जगह पर माउंटेनियस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो किसी जगह पर प्लेन एरिया ज़्यादा है, कहीं पर पेस्चर ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर नीचे। अगर आप देखेंगे कुछ कंट्रीज जो है मैंने बनाए हैं यहाँ पर, तो आप अगर गौर करेंगे इन पर तो कुछ कंट्रीज का एरिया, सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की कहेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेस्चर्स है। पेस्चर्स होता है वो लैंड जो एनिमल ग्रेजिंग के लिए, शीप रियरिंग के लिए मुख्तस किया जाता है। तो आप खुद देखेंगे तो यो लैंड यूज आप खुद बता देता है कि कौन सा मुल्क या कौन सा रीजन जो है उसमें किस किस्म की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेस्चर लैंड है, पेस्चर लैंड। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में यही आता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग जो होते हैं वो शीप रियरिंग, गोट रियरिंग यानी डेयरी फार्मिंग के साथ मुंसलिक हैं और इनकी इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कनाडा में, यहाँ पर अदर यूज, ये आपकी बुक पे भी है, अगर आप अपनी बुक देखेंगे बुक पे भी लिखा हुआ है अदर यूज, यानी कि ना ही क्रॉप लैंड है, ना ही पेस्चर है, ना ही फॉरेस्ट है, बल्कि अदर यूज का है इनके अलावा बाकी, यानी कि सेटलमेंट्स है, फैक्ट्रीज है, रोड्स है। तो कनाडा में सबसे ज़्यादा यही कैटेगरी में रेड में आता है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडिया में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा क्रॉप रेड है। इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया में फूड ग्रेन्स या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो डोमिनेंट है, यानी कि इंडिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी के साथ मुंसलिक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अगर हम उसके बाद जापान की बात देखें, तो जापान में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो है फॉरेस्ट लैंड सबसे ज़्यादा जंगल है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जापान पूरे दुनिया में सब डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है। तो उन्होंने कैसे इतनी तरक्की की, तो आपको बताते चाहूँ कि जापान जो है उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बरहयू करवाकर इन फॉरेस्ट एरियाज को भी एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील किया है, छोटे छोटे फार्म बनाई हैं, छोटी छोटी मशीन इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार किया जाता है। तो ये है एक सरसरी निगाह लैंड यूज के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद है लैंड कंजर्वेशन। तो लैंड कंजर्वेशन जो है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि दिन ब दिन पूरी दुनिया की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उससे जो लैंड है, मैंने पहले ही कह दिया, बहुत कम है। लेकिन कम होने के बावजूद भी उस पर जो पूरी दुनिया जो है इसमें प्रेशर जो है, पॉपुलेशन का प्रेशर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारा क्रॉप रेट है या सेटलमेंट्स है उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो लैंड कंजर्वेशन का मतलब हम इतना ही बता देंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि जो हमारी जो लैंड जो है बहुत कम तादाद, बहुत कम अवेलेबल हमारे पास है, लेकिन हम उसको ऑप्टिमम इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि उसका ज़िया भी ना हो, ज़ाया भी ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अपनी किताब की तरफ देखेंगे
ये देखें, ये आपकी किताब है, और ये इस किताब अगर आपके सामने है तो आप अपनी किताब पर देख सकते हैं। तो ये जो पिक्चर जो है पर दिखाया गया है, ये क्लियरली इसको इंडिकेट करती है कि देखिए, पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लैंड जो था उस पर दबाव बहुत कम था। उसके बाद जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा हट से यहाँ पर अब कंक्रीट बन गए, और यहाँ पर थोड़ा कम पॉपुलेशन थी, कम हैबिटेशन थी, यहाँ पर बढ़ गई। उसके बाद अगर तीसरी शक्ल में आएंगे तो देखिए आबादी कितनी बढ़ गई, वो कितना प्रेशर बढ़ रहा है लैंड पर। और उसके बाद आप लास्ट स्टेज पर देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लैंड जो है इस पर कितना प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो यही जो है, हमारे कहने का मतलब यही है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी इतना ही हमारे जो लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। तो अब लैंड कंजर्वेशन, उसमें हमें क्या करना है कि हमें अपने लैंड को जो बहुत ही कम है, जो क्वांटिटी में मौजूद है हमारे पास है, तो उसको अब हमें कैसे बचाएंगे। तो उससे हमें कुछ पॉइंट्स हमें हैं उन पर गौर करना होगा। सबसे पहले ये है कि हमें जो एफॉरेस्टेशन करना है। एफॉरेस्टेशन जो होता है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगवाने हैं, ताकि जो दरख्त जो है ये लैंड को वो बचाते हैं। इसके अलावा ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लैंड को बचाने में जंगलात का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इसलिए जितना ज़्यादा हम एफॉरेस्टेशन करेंगे इतना ही हमारा जो लैंड है कंजर्व हो बचाएगा। दूसरा होता है check on use of pesticide। हमें जो हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, इन पे हमें रोक लगानी है। देखिए, हमें रेगुलराइज करना है इनको। हमें जिस हद तक हमें इनकी ज़रूरत है उतना ही हमें पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, जो बाकी जितने भी हम खादें इस्तेमाल करते हैं इनको इस्तेमाल करना है। तीसरा जो है वो है जो ओवर ग्रेजिंग है। ओवर ग्रेजिंग, इस पर कंट्रोल करना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। और एक और बात वो ये है कि हमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको कन्वर्ट करना है सेटलमेंट में, उसे हमें परहेज करना चाहिए। हमें, अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर जो ये हमारा जो लैंड है, हमारा बहुत ही कीमती असासा हमारे पास नेचुरल सोर्स है, तो यकीनी तौर पर ये हमें बहुत हद तक सपोर्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह रहमान अगले मुलाकात दूसरा जो टॉपिक है उसमें फिर आपकी मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।